सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डॉक्टर वोल्ट एक मशहूर ब्रिटिश इंजीनियर था। उसने 1904 से लेकर 1911 के अरसा के दौरान लाहौर से लेकर जालंधर रेलवे लाइन को बिछाने की निगरानी की थी। उसने 1924 में एक किताब लिखी। उसका नाम माई बिटर मेमोरीज था, यानी मेरी तलख यादाश्तें। उसमें वो एक वाकया लिखता है। 1904 में बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से ब्रिज एंड डेवलपमेंट स्पेशल डिग्री लेकर दिल्ली आया तो दिल्ली में मौजूद डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर पेवल ने मुझे हुक्म दिया कि तुम फौरी तौर पर पटियाला रेलवे डेवलपमेंट ऑफिस में रिपोर्ट करो। तो मैंने हुक्म की बजावरी की। जब मैं पटियाला सब ऑफिस पहुंचा तो वहां पटियाला ता लाला मूसा, यानी कि पटियाला से लेकर लाला मूसा के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए इब्तदाई सर्वे हो रहा था। यहाँ पर मैं ये बताता चलूं कि ये इलाका उस जमाने में बेहंगम, तवील, खौफनाक जंगलात से घिरा हुआ था। लाला मूसा इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब में है, जहां आसपास काफी जंगलात हैं। मेरी हैसियत पटियाला डेवलपमेंट में चीफ इंजीनियरिंग की थी। मेरे मातहत 50 मजदूर और 2 सब इंजीनियर थे। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरा इस्तकबाल किया। मसलौरी सिंह सुपरिटेंडेंट ने मुझे पहले दिन मेरे स्टाफ से मिलवाया और फिर जारी काम की ब्रीफिंग दी। वहां मौजूद तकरीबन सारे मजदूर इंजीनियरिंग स्टाफ और दूसरे शहरों से आए हुए थे, चंद मकामी भी थे। सच्ची बात है, शुरू में सर्वे हो रहा था। रिहाइश के लिए उस वक्त के मुताबिक मुझे गवर्नमेंट ने अच्छी रिहाइश दी थी। मुझे 2 खिदमतगार भी दिए गए। उनमें एक हिंदू सुंदर लाल और दूसरा एक मुस्लिम काशिफ था। ये दोनों दिन भर मेरी खूब खिदमत करते और रात को मैं उनको अपने पास बिठाकर वक्त गुजारने और बोरियत दूर करने के लिए हर किस्म की पुरतकल्लफ गुफ्तगू किया करता। और इस सिलसिले में आहिस्ता आहिस्ता रात जागने के शौकीन दीगर मजदूर एहलकार इस महफिल में शरीक होते जा रहे थे। बातों बातों में एक दिन सुंदर लाल ने बताया कि सर, मैं यहाँ का मकामी हूँ। मेरा इस गांव इस जंगल से 10 कोस के फासले पर है। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने एक दफा इन जंगलों में पिछल पैरी को देखा है। उसकी बात काटते हुए मेरे करीब बैठे हुए दूसरे खिदमतगार काशिफ ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सिर्फ रात गुजारने के लिए इस किस्म का शोशा छोड़ रहा है। तो उसने जवाबन गुस्से से कहा, भगवान की कसम मैं सच बोल रहा हूँ। वाकई मैंने बजाते खुद अपनी आंखों से इस जंगल में काले रंग की बदशक्ल औरत देखी है जिसकी आंखें बहुत खौफनाक थीं। तो मैंने सुंदर लाल को डांटते हुए कहा, सुंदर लाल, इस किस्म की बातें इस जगह मत फैलाओ, क्योंकि तुम्हारी इस अफवाह से यहाँ पर काम करने वाले अमले में ख्वामखा खौफ पैदा होगा। तो वो बेचारा सॉरी करके खामोश हो गया। हमें दिल्ली हेड ऑफिस से वर्किंग प्लान मिल गया था। उसमें हिदायत थी कि सबसे पहले इस जंगल को 4 कोस तक सामने से काटा जाए और फिर पूनम गांव के आगाज से दोबारा 4 कोस जंगल को काटकर उससे आपस में मिला दिया जाए। मुझे इस काम के लिए हेड ऑफिस ने सिर्फ 1 महीने की मुद्दत दी थी और मैं तो इस इलाके के जोग्राफिये से बिल्कुल नावाकिफ था। लिहाजा मैंने मुकामी चंद मजदूर और सुंदर लाल से पूछा कि मुझे बताओ कि इस घने जंगल के दरमियान 4 कोस के इलाकों में क्या कुछ है। मेरे सवाल पर उसने कहा, मैं यहाँ गया तो नहीं, लेकिन मैंने अपने पुरखों से सुना है कि इस जंगल के दरमियान में सिर्फ पानी के तालाब, बांस के दरख्त और बेहंगम छोटे बड़े दरख्त और घास के झुंड हैं। ये सुनकर मैंने बड़ी सोचो विचार और मशवरे के बाद ये फैसला किया कि खुदा का नाम लेकर जंगल को 4 कोस तक शुरू से काटा जाए और इस काम के लिए मैंने 25-25 मजदूरों की 2 टोलियां तश्कील दी और उन्हें हुक्म दिया कि वो 2 इतराफ से इस जंगल को 4-4 कोस काट डालें। दोनों जानिब मैंने एक सब इंजीनियर दे दिया। वर्क प्लान को ए और बी का नाम देकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। बी प्लान जरा मुश्किल था, लिहाजा मैं उस टीम के साथ चल पड़ा। एक तो जंगल का रास्ता काफी मुश्किल और गैर हमवार था, दूसरे हमारे पास मौजूद जो लकड़ी काटने की मशीनरी थी, जो कटर थे, वो ज्यादा मौजू नहीं थे। 1 घंटे का काम 3 घंटों में मुश्किल से होता था और इस वजह से हमारा कीमती वक्त जाया हो रहा था। और दूसरी साइड पर काम करने वाले मजदूर लोग भी मेरा दिमाग खाते कि सर दिल्ली हेड ऑफिस से नई जदीद मशीनरी मंगवाएं। मैं उन्हें मुसलसल टाल रहा था और फिर ना करते भी 2 कोस बराबर दोनों जानिब से जंगल कट चुका था। एक दिन हमारे मजदूरों ने काम छोड़कर हड़ताल कर दी। उनका वही मुतालबा था कि उन्हें फौरी तौर पर डिलेक्स भारी मशीन फराहम की जाए
जो कि वसी जंगल के लातादाद दरख्तों को बहुत तेजी से काट देती। मैंने हाथ जोड़े हड़ताली मजदूरों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा कोई बस न चल सका। बहरहाल मैं तंग आकर बजाते खुद दिल्ली ऑफिस आ गया। वहां मैंने हाई अथॉरिटी से बड़ी मुश्किल से मजदूरों की मतलूबा महंगी मशीन हासिल की। उसका वजन 2 टन के बराबर था और 1 मिनट में 2 दरख्त बासानी काट देती। इस भारी मशीन के आने के बाद दोबारा काम शुरू हो गया। सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा था। एक दिन कैंप ऑफिस में मुझे इत्तला मिली कि डिलक्स मशीन का ड्राइवर उसके उलटने की वजह से मर गया। मेरे करीब खड़े सब इंजीनियर हैरत से कहा, यह नामुमकिन है। मैंने उससे पूछा वो कैसे, तो वो बोला, वोल्ट साहब, उस मशीन का वजन 2 टन है और वो किसी सूरत उलट नहीं सकती। अभी हम इसी बहस में उलझे थे कि एक मजदूर घबराया हुआ आया और उसने मजीद खबर सुनाई कि सर, मुदीर नामी मददगार प्लान बी के 3 कोस के करीब जंगलों में पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाया गया। ये तो सुनकर मैं बदहवासी के आलम में घबरा कर जब जाए वकुआ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वाकई भारी मशीन डिलक्स उलट चुकी थी। उसका ऑपरेटर बुरी तरह भयानक अंदाज में कुचला गया था। ये कैसे हुआ? मैंने वहां मौजूद मजदूरों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, जब ये भारी मशीन 3 कोस से जरा आगे बढ़ी थी कि न जाने क्यों ऑपरेटर की 1000 कोशिश के बावजूद आगे बढ़ने से रुक रही थी। वो गरीब जितना जोर लगाता तो न जाने कौन सी नादीदा ताकत उसे पीछे धकेल देती। इस दौरान एक ऐसा वक्त भी आया कि ये भारी मशीन किसी माचिस की मानिंद उलट गई और फिर अचानक ऑपरेटर रऊफ उड़ता हुआ मशीन के नीचे आकर कीमा बन गया। दूसरी तरफ से ये भी अफसोसनाक खबर मिली कि मुदीर मददगार भी पुरस्रार अंदाज में जंगल के वस्त में मुर्दा पाया गया। उसकी लाश को गौर से देखा तो वो लाश जली हुई है, बिल्कुल कोयले की मानंद स्याह है और वो देखी भी नहीं जा रही। अब ये सवाल बहुत तंग कर रहा था कि वहां मौजूद मजदूर ये बयान दे रहे थे कि इस जंगल में गए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और लाजमी किसी हादसा या उसे किसी ने मार डाला है, तो उसकी लाश इतनी जल्दी कैसे जलकर खाकस्तर हो गई? और अगर कोई हादसा हुआ कि वो जल गया तो वहां किसी आग का नामो निशान क्यों नहीं? लाश को देखकर हर शख्स अपनी अपनी जगह सहम गया था। किसी की भी अकल में नहीं आ रहा था कि यह हादसा हुआ तो कैसे हुआ। आग का उस जगह नामो निशान तक न था, मगर लाश बुरी तरह जली हुई थी और जलकर स्याह हो चुकी थी। अब ये बात तो बाद में तय करना बाकी थी कि उसकी मौत कैसे हुई। इस वक्त मैं दोहरी मुश्किलात का शिकार हो गया। रऊफ और मुदीर की पुरस्रार मौत ने मेरे एसाब पर लातादाद सवालात और अंदेशे पैदा कर दिए। उन दोनों की लाशों को चंद कानूनी मराहिल की तकमील के बाद उनके शहरों में भेज दिया गया। सुंदरलाल ने मुझे फिर ताकीद की कि सर, अब आप मेरी बात पर लाजमन यकीन करें कि मैंने वाकई इस जंगल में एक मर्तबा पिछल पैरी भयानक शक्ल की औरत को देखा था। मैं कुछ उसकी बात की हकीकत को समझ चुका था, लेकिन मैंने उसको इस मसलिहत के तहत टाल दिया कि कहीं पटियाला जंक्शन में जारी रेलवे डेवलपमेंट का काम रुक ना जाए, क्योंकि इन वाकयात से वहां काम करते हुए मजदूरों और एहलकारों में खौफ न पैदा हो जाए। मैं उसे चापलूसी से और कुछ रुपयों का लालच देकर उस वक्त खामोश रहने को कहा। मैंने दिल्ली क्वार्टर से एक और डिलक्स कटर मशीन मंगवाई। रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो गया और इस दौरान कोई वाकया न हुआ। चंद रोज आराम से गुजर गए। एक दिन बदकिस्मती से उस नई मशीन का ऑपरेटर मेरे खेमे में हाजिर हुआ और उसने मेरे सामने अपना इस्तीफा पेश करते हुए कहा, सर, मैं मशीन को लेकर जंगल की जानिब जा रहा था तो मुझे वहां एक अजीब सी बदशक्ल स्याह चेहरे पर मुश्तमिल औरत का वजूद नजर आया और फिर मैंने महसूस किया कि मेरी मशीन में कुछ खड़खड़ाहट पैदा हो रही थी। मैंने उसे वहीं रोक दिया, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र अभी किसी और के सामने नहीं किया है, लिहाजा मेरी तरफ से माजरत है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरा इस्तीफा कबूल करके मुझे फारिग कर दें। मैंने सूरत हाल का जायजा लिया और उसे एतमाद में लेते हुए कहा, अच्छा, तुम ऐसा करो कि अपनी लगी हुई सरकारी नौकरी को ना छोड़ो, तुम मेडिकल की बुनियाद पर छुट्टी लेकर चले जाओ। मैंने दोबारा मजदूरों को समझाया कि अपने हाथों आरियों से दरख्तों को काटें। नया ऑपरेटर अपना मेडिकल छोड़कर तवील छुट्टी पर चला गया था, लेकिन कुछ मजदूर मेरी इस चाल को समझ गए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस काम की जगह से मुख्तलिफ बहानों से भागना शुरू कर दिया। अब मेरे पास 50 में से 21 की नफरी बाकी रह गई। मैंने मुकर्ररा तारीख को हेड ऑफिस रिपोर्ट भी करनी थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था, लिहाजा मैंने अपने मजदूरों का हौसला बढ़ाने की खातिर उन्हें यह कहा, तुम लोग सूरत हाल से घबराओ नहीं, खुदा ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। मैं खुद जंगल में जाऊंगा, तुम मेरे पीछे काम करते आना।
मरूंगा तो मैं मरूंगा। डॉक्टर वोल्ट ने इस दिलखराश कहानी के उस मोड़ पर लिखा है कि मैंने अपने साथ चंद बंदूक बरदार मुहाफिजों को लिया और जंगल की जानिब कदम बढ़ा दिए। मेरे साथ सुंदरलाल और काशिफ भी थे। मैं आगे बढ़ता हुआ अपने हाथों से चेहरे के सामने आई झाड़ियां काटता हुआ साफ करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जबकि सुंदरलाल और काशिफ मेरे पीछे चल रहे थे। मुझे तो सच्ची बात है कि उस वक्त कोई पुरस्रार चीज महसूस नहीं हो रही थी। मैंने अपने मुहाफिजों से कहा, दोस्तों कोई अच्छा सा गाना गाओ ताकि दिल बहला रहे। सबसे पीछे तकरीबन 100 गज के फासले पर मजदूर भी दरख्त काटते आगे बढ़ रहे थे। अचानक सुंदरलाल ने घबराहट के आलम में आगे बढ़कर मेरा पिछला दामन जोर से पकड़ा और चीख कर बोला, सर आगे कदम ना बढ़ाएं, मैं जो आपको रोक रहा हूं ये सब कुछ आपके फायदे के लिए है। मैंने उसकी बात मान ली। मैंने अपने कदम रोक लिए। सब लोग रुककर बुत की मानिंद खामोश हो जाएं, सुंदरलाल ने चिल्लाते हुए कहा। सुंदरलाल की इस अजीब हरकत की वजह से सब वक्ती तौर पर हैरतज़दा थे। सब खामोश खड़े थे। थोड़ी देर बाद हमने ये देखा कि सामने तवील झाड़ियों में जबरदस्त हरकत पैदा हुई और फिर वहां दरख्तों शाखों पर बैठे तमाम परिंदे उड़कर एकदम आसमान की जानिब उड़ गए। ऐसा खौफनाक मंजर मेरी निगाहों ने पहली बार देखा। चंद घड़ियां बाद रोंगटे खड़े करने वाला पहला ये नजारा हमारी आंखों के सामने था। एक लंबी सी उधेड़ उम्र काली स्याह रंग वाली औरत एक लम्हे को सामने आई और हमारे सामने से यकदम गुजरी और फौरन घनी झाड़ियों में गुम हो गई। मेरे एक मुहाफिज ने चाबक दस्ती से फायर भी किया, लेकिन वो बेमैनी रहा। दिलचस्प बात यह है कि थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस वाकया के बाद वहां काम करने वाले मजदूर और एहलकारों पर उसका ये बड़ा रद्द-ए-अमल हुआ कि वो सारे भाग गए। मैंने दिल्ली हेड ऑफिस को इस गंभीर सूरत हाल पर तफसीली खत लिखा, तो वहां से मुझे जवाब आया कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए और तुम वापस दिल्ली आ जाओ। इस प्रोजेक्ट को बाद में मुकम्मल किया गया और शायद उसके रूट्स में तब्दीली की गई थी, लेकिन डॉक्टर वोल्ट लिखता है कि वो मंजर मैं आज तक नहीं